तहव्वुर हुसैन राणा एक ऐसा नाम है जो 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के संदर्भ में बार बार सामने आता है। ये एक पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है जिसे साल 2008 में हुए इस भीषण आतंकी हमले में उनकी कथित भूमिका के लिए जाना जाता है। यह हमला, जिसने भारत और विश्व को हिलाकर रख दिया था, न केवल अपने भयावह परिणामों के लिए बल्कि इसके पीछे की जटिल साजिश के लिए भी चर्चा में रहा। तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म 12 फरवरी 1961 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिचावतनी में एक मुस्लिम राजपूत परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा और परवरिश पाकिस्तान में ही हुई। राणा ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और एक योग्य चिकित्सक के रूप में अपनी पहचान बनाई। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में सेवा दी, जहां उन्होंने एक सैन्य चिकित्सक के रूप में काम किया। उनकी पत्नी समराज अख्तर भी एक चिकित्सक थीं और दोनों ने मिलकर एक स्थिर और सम्मानजनक जीवन की नींव रखी। 1990 के दशक के अंत में राणा और उनकी पत्नी ने बेहतर अवसरों की तलाश में पाकिस्तान छोड़ दिया। 1997 में वे कनाडा चला गया, जहां उसने स्थायी रूप से बसने का फैसला किया। 2001 में राणा को कनाडा की नागरिकता मिली, जिसने उन्हें एक नई पहचान और जीवन शैली प्रदान की। कनाडा में रहते हुए राणा ने चिकित्सा के क्षेत्र को छोड़कर बिजनेस की ओर रुख किया। उसने शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी शुरू की, जिसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज था। इस व्यवसाय ने उसे न केवल आर्थिक स्थिरता दी बल्कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रदान की। राणा का जीवन बाहरी तौर पर सामान्य और सफल प्रतीत होता था। वह एक शिक्षित व्यक्ति था जिसने एक सम्मानजनक पेशा चुना था और अपने परिवार के साथ एक स्थिर जीवन जी रहा था। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे वैश्विक आतंकवाद के एक बड़े मामले से जोड़ दिया। तहव्वुर राणा की कहानी को समझने के लिए डेविड कोलमैन हेडली के साथ उसने रिश्ते को समझना महत्वपूर्ण है। हेडली, जिसका असली नाम दाऊद सईद गिलानी था, एक पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक था जिसे मुंबई हमलों की साजिश रचने का मुख्य आरोपी माना जाता है। राणा और हेडली की दोस्ती बचपन से थी, जब दोनों पाकिस्तान में हसन अब्दाल के कैडेट कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। हालांकि बाद में दोनों की राहें अलग हो गईं, लेकिन वर्षों बाद शिकागो में उनकी दोस्ती फिर से गहरी हो गई। हेडली एक जटिल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। वह अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मुखबिर रह चुका था, लेकिन बाद में उसने लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के साथ संबंध बना ली। 2006 से 2008 के बीच हेडली ने मुंबई में कई बार यात्राएं की और शहर के प्रमुख स्थानों जैसे ताज होटल, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की रेकी की। इन यात्राओं के दौरान उसने वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें लीं, जो बाद में हमले की योजना बनाने में इस्तेमाल हुई। राणा की भूमिका इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उसकी इमिग्रेशन फर्म ने हेडली को भारत में बिजनेस वीजा दिलवाने में मदद की थी। हेडली ने राणा की कंपनी के नाम पर मुंबई में एक कार्यालय खोला, जिसे वह अपनी रेकी के लिए इस्तेमाल करता था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि राणा को हेडली की गतिविधियों की जानकारी थी और उन्होंने जानबूझकर उसे सहायता प्रदान की। 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में समुद्री रास्ते से प्रवेश किया और शहर के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला किया। इस हमले में 166 लोग मारे गए, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक शामिल थे और सैकड़ों लोग घायल हुए। 4 दिनों तक चले इस आतंकी हमले ने भारत को झकझोर कर रख दिया और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और तेज कर दिया। जांच के दौरान भारतीय और अमेरिकी एजेंसियों ने पाया कि इस हमले की साजिश में डेविड हेडली का महत्वपूर्ण योगदान था। हेडली ने न केवल हमले के लिए टारगेट्स की रेकी की थी, बल्कि उसने लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर इसकी योजना को अंजाम देने में मदद की थी। लेकिन हेडली की गतिविधियों में राणा की भूमिका भी सामने आई। अमेरिकी और भारतीय जांच एजेंसियों का आरोप है कि राणा ने हेडली को मुंबई में रेकी करने के लिए जरूरी संसाधन प्रदान किए। उसकी इमिग्रेशन फर्म के जरिए हेडली को बिजनेस वीजा मिला, जिसके बहाने वह बार बार भारत आता जाता था। इसके अलावा राणा पर यह भी आरोप है कि वह लश्कर-ए-तैयबा के कुछ अन्य सदस्यों के साथ संपर्क में था और उसे हमले की साजिश की जानकारी थी। हालांकि राणा ने इन आरोपों का खंडन किया और दावा किया
कि उसे हेडली की आतंकी गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी। उसके वकीलों ने तर्क दिया कि राणा एक सामान्य व्यवसायी था जिन्हें हेडली ने धोखा दिया, लेकिन जांच में मिले सबूतों, खासकर हेडली के साथ उनकी बातचीत के रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों ने राणा की संलिप्तता की ओर इशारा किया। मुंबई हमले के बाद भारतीय जांच एजेंसियों ने हेडली और राणा के खिलाफ जांच शुरू की। अक्टूबर 2009 में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने राणा और हेडली को शिकागो हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया। उन पर मुंबई हमले में सहायता करने और डेनमार्क में एक अन्य आतंकी साजिश की योजना बनाने का आरोप लगाया गया। 2011 में शिकागो में राणा के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। इस मुकदमे में हेडली एक सरकारी गवाह बन गया और राणा के खिलाफ कई गंभीर खुलासे किए। हेडली ने दावा किया कि राणा को मुंबई हमले की साजिश की पूरी जानकारी थी और उसने जानबूझकर इसकी सहायता की थी। राणा के खिलाफ मुख्य आरोप थे। नंबर 1, लश्कर-ए-तैयबा को समर्थन देना। राणा पर आरोप था कि उसने आतंकी संगठन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की। नंबर 2, मुंबई हमले में सहायता। हेडली को रेकी के लिए संसाधन प्रदान करने का आरोप। और नंबर 3, डेनमार्क में साजिश। राणा और हेडली पर डेनमार्क के एक अखबार जिसने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापे थे पर हमले की योजना बनाने का आरोप। मुकदमे के दौरान राणा ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वह हेडली की गतिविधियों से अनजान थे, लेकिन जूरी ने उन्हें 2013 में लश्कर-ए-तैयबा को समर्थन देने और डेनमार्क साजिश में शामिल होने का दोषी पाया। हालांकि उन्हें मुंबई हमले में प्रत्यक्ष सहायता के आरोप से बरी कर दिया गया। राणा को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसे उन्होंने अमेरिका की एक जेल में काटा। मुंबई हमले के बाद से ही भारत सरकार राणा को अपने देश में लाने की कोशिश कर रही थी। भारत का मानना था कि राणा इस हमले का एक प्रमुख साजिशकर्ता था और उसे भारतीय अदालत में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। 2016 में भारत ने औपचारिक रूप से अमेरिका से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन इस प्रक्रिया में कई कानूनी और कूटनीतिक बाधाएं आईं। राणा ने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ कई अपीलें दायर की। उन्होंने दावा किया कि भारत में उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी और उनकी जान को खतरा हो सकता है। उनके वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि अमेरिका में पहले ही उन पर मुकदमा चल चुका है और दोबारा मुकदमा चलाना डबल जियोपार्डी यानी दोहरे मुकदमे का उल्लंघन होगा। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 2023 में अमेरिकी अदालत ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी और 2025 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतिम अपील को खारिज कर दिया। 10 अप्रैल 2025 में तहव्वुर राणा को एक विशेष उड़ान के जरिए नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया। उसकी पहली तस्वीर, जिसमें वह NIA अधिकारियों के साथ नजर आया, ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। तस्वीर में राणा सफेद दाढ़ी, काले चश्मे और भूरे रंग के लबादे में दिखाई दिया। NIA ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया और अब उन पर भारत में मुकदमा चलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तहव्वुर हुसैन राणा की कहानी एक साधारण व्यक्ति से लेकर एक कथित आतंकी साजिशकर्ता तक की यात्रा को दर्शाती है। उसका जीवन, जो कभी सम्मान और उपलब्धियों से भरा था, अब मुंबई हमले जैसे भयावह अपराध से जुड़ा हुआ है। भारत में उसके खिलाफ चलने वाला मुकदमा न केवल उनके व्यक्तिगत भाग्य को तय करेगा, बल्कि यह भी निर्धारित करेगा कि 26/11 के पीड़ितों को कितना न्याय मिल पाता है। राणा का मामला हमें यह याद दिलाता है कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है, जिसके खिलाफ लड़ने के लिए सभी देशों को एकजुट होना होगा। साथ ही यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि समाज और व्यक्ति के बीच का रिश्ता कितना जटिल हो सकता है और कैसे एक गलत कदम किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। वैसे आप क्यों सोचते हैं? क्या तहव्वुर हुसैन राणा को फांसी होनी चाहिए या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।